नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी और आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में बताया कि भारत की जलवायु को हवाओं की दिशा के आधार पे उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो भागों में बांटा गया और इनको भी फिर दो भागों में बांटा गया। उत्तरी पूर्वी मानसून को दो भागों में बांटा गया और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को भी दो भागों में बांटा गया। तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो था उसमें पहला था शीत ऋतु और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। तो जो शीत ऋतु थी मैंने अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक रहती है और ग्रीष्म ऋतु जो कि 15 मार्च से 15 जून तक रहती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। तो जो ग्रीष्म ऋतु की दशाएं हैं कि जलवायु दशाएं किस प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की वायुदाब होता है, किस प्रकार का तापमान होता है और किस प्रकार की वर्षा होती है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो भारत की जलवायु में जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मध्य मार्च से मध्य जून तक चलती है, क्योंकि आपके मध्य मार्च के बाद से धीरे धीरे जो सूरज है वो उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है और 21 जून तक अगर आप देखो तो 21 जून तक इस तरह से आपके ये जो पृथ्वी है तो सूरज क्या करता है, धीरे धीरे उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है और 21 जून पर आपके कर्क रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो जब कर्क रेखा जो कि हमारे भारत के ठीक मध्य से होकर के गुजरती है तो वहाँ पर जब सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो हमारे यहाँ तापमान ज़्यादा प्राप्त होने से ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो दशाएं होती हैं, वायुदाब की दशाएं, वो किस प्रकार की होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो वायुदाब की दशाएं होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम हो जाता है और वायुदाब बढ़ता है तो तापमान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से वायुदाब की दशाओं में और तापमान की दशाओं में विपरीत संबंध होता है। तो हमारे यहाँ पर इस समय आपके क्योंकि सूरज के उत्तरायण होने से ये आपको जो कर्क रेखा दिखाई दे रही है, इस कर्क रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिस कारण कि क्या होता है कि जो तापमान है वो बढ़ा हुआ होता है। तो तापमान बढ़ने के कारण वायुदाब अपने आप ही कम होने लगता है। फरवरी माह में सूरज की जो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, मार्च के अंत तक कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस कारण देश में तापमान बढ़ने लगते हैं और वायुदाब कम होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न स्थानों पर तापमान गिरने लगता है। आपकी विषुवत रेखा के बाद में जो दक्षिणी गोलार्ध है, विषुवत रेखा हमारे ग्लोब को दो गोलार्धों में बांटती है, विषुवत रेखा के उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। तो जब इस समय आपके दक्षिणी गोलार्ध पे तापमान गिरने लगता है क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, तो इस प्रकार से कर्क रेखा पर सूरज की किरणें तेज़ होने से वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब की अगर आप दशाओं को देखो तो ये देखो, आपको यहाँ पर गंगा के मैदानी क्षेत्र में 1007 आपके मिलीबार का एक जो वायुदाब क्षेत्र है वो न्यून वायुदाब केंद्र विकसित होता है। ये धीरे धीरे गति करता करता आपके ग्रीष्म ऋतु में 21 जून के समय इसकी स्थिति यहाँ पर पेशावर के निकट, आपके पाकिस्तान में पेशावर के निकट आपके न्यून वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर से दक्षिण की ओर देखो तो यहाँ पर 108, 109, 110 और इस प्रकार से वायुदाब की जो दशाएं हैं वो दक्षिण की ओर बढ़ती जाती हैं। इस समय शीतकालीन मानसून पवनों की दिशाएं परिवर्तित होती हैं। तो ये परिवर्तन का एक काल है। यहाँ पर जल और थल पर स्थानीय पवनें चलने लगती हैं। जो आपके ये जलीय भाग है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर इसके तटीय भागों में आपके इस संपूर्ण तटीय भाग में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके स्थानीय पवनें चलने लगती हैं। हमारे भी यहाँ पश्चिमी दिशा से आपके धूल भरी आंधियाँ चलने लगती है, जिसको कि धूल भरी पछुआ हवाएं चलती हैं, जिसको कि लू के नाम से जाना जाता है। मैदानों में इन पवनों में समुद्री भाग से आपके स्थलीय पवनें चलने लगती हैं, जो कि आर्द्रता लिए हुए होती हैं और वो भीतरी भाग में प्रवेश करती हैं। तो वहाँ पर जो पवनों का वेग है वो बहुत ज़्यादा होता है, 100 से 125 किलोमीटर तक
किलोमीटर प्रति घंटा इनका वेग होता है। इस प्रकार इस समय बंगाल के आसपास जो है आपके तूफान आते हैं, उनको काल बैसाखी भी कहते हैं। इस समय उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी, यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी भारत में आप देखो तो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। दक्षिणी और समुद्र के निकट ये जो आंधियाँ हैं, इनका ये जो धूल भरी आंधियाँ होती हैं वो नहीं चलती, वहाँ पर केवल स्थलीय और जलीय हवाएं चलती हैं, जिस कारण कि आपके कहीं कहीं पर बारिश होती है। बंगाल में इस समय जो बारिश होती है उसको हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तापमान। तापमान को अगर आप देखो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सूरज की किरणें उत्तरायण होने से संपूर्ण भारत के अंदर तापमान ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अगर आप समताप रेखाओं को देखो तो ये आपके उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, आपके ये तेलंगाना का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो तापमान की दशाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीयता ज़्यादा होती है। इन क्षेत्रों पर समुद्री क्षेत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता, जिस कारण कि यहाँ पर भीषण गर्मी होती है और जो तापमान है 44 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप इसके विपरीत समुद्र तटीय वाले क्षेत्र हैं उनको देखो तो यहाँ पर आपके समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ने के कारण जो तापमान है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। 27 डिग्री सेंटीग्रेड 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता और तापांतर भी कम देखने को मिलता है। लेकिन उत्तरी भारत में अगर आप देखो तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 41, 38, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। तो इस प्रकार से मार्च में उत्तरी भारत का जो तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन मई के अंत तक 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो तापमान है वो पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में आपके बंगाल में काल बैसाखी के, क्योंकि स्थानीय तूफानों के कारण काल बैसाखी के कारण तापमान अधिक नहीं हो पाता। उत्तरी भारत के न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है और प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान होने के कारण प्रमुख कारण निम्न हैं। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का लंबवत होना, सूर्य से अधिक दूरी होना, इन दो कारणों के कारण जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा ही आपके उत्तरी भारत में जो तापमान है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके बाद में है आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्षा, कि इस समय आपके ग्रीष्म ऋतु के समय जो वर्षा है वो किस प्रकार की होती है। ग्रीष्म काल में संपूर्ण देश में तापमान ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वर्षा इतनी प्राप्त नहीं होती। उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि हवाओं की दिशा अभी भी परिवर्तित नहीं होती। हवाओं की दिशा ज़्यादातर उत्तरी, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी मानसून का समय है, इसलिए हवाओं की दिशा परिवर्तित नहीं होने के कारण इस संपूर्ण क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होने के कारण भी बारिश नहीं हो पाती। तो इस ऋतु में जो बारिश होती है वो केवल आपके स्थानीय तूफानों के कारण, धूल भरी आंधियों के कारण पश्चिमी राजस्थान में या उत्तरी भारत में कहीं कहीं बारिश होती है। बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल में स्थानीय तूफानों के कारण बारिश होती है। और आपके क्योंकि स्थानीय आपके जलीय हवाएं चलती हैं स्थलीय भागों की ओर, क्योंकि जलीय भाग ठंडा है और स्थलीय भाग इस समय टेम्परेचर के कारण गर्म हो जाता है, तो जल और स्थल समीट जो चलती है वो अपना प्रभाव ज़्यादा रखने के कारण इस क्षेत्रों में, आपके तटीय क्षेत्रों में जो आपके तूफान हैं वो आते हैं, जिनसे बारिश होती है, जिनमें कि ये जो हवाएं हैं आर्द्रता की मात्रा बहुत ज़्यादा लेके आती हैं। जैसे जैसे भीतरी भागों में जाती हैं वैसे वैसे इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये जो आपके इस प्रकार के तूफान हैं उनको बंगाल में काल बैसाखी, दक्षिणी भारत में इसे मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी भारत में जल से स्थल की ओर चलने वाली ये जो हवाएं हैं ये 12 से 7 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती हैं। इसे दक्षिणी भारत में आम्र की बौछार, फूलों की बौछार भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय आपके कहवा की फसल में फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए फूलों की बौछार। और
क्योंकि इस समय आम पकने लगता है तो इसे आम्र की बौछार भी कहा जाता है। तो ऐसी वर्षा असम और पश्चिम बंगाल में होती है। यह असम के चाय बागानों में नवीन पत्ते उत्पन्न करने में सहायता देती है। देश के शेष भागों में जल रहित तथा मौसम कष्टदायक होता है, क्योंकि जो संपूर्ण क्षेत्र है उसमें तापमान बढ़ा हुआ होता है। उत्तरी भारत में कहीं कहीं स्थानीय तूफान होने के कारण ओलावृष्टि होती है कहीं कहीं पर। इसके अलावा आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी भारत के आंतरिक भागों में मानसून पूर्व बारिश होती है, किंतु मई के अंत तक संपूर्ण देश में तापमान के साथ शुष्कता भी व्याप्त रहती है। तो इस प्रकार से ये आपके ग्रीष्म ऋतु की वायुदाब, तापमान और वर्षा की दशाएं होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसमें कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।